हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज को लेकर। ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसा कि हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हमने बहुत अच्छी पढ़ रखी है, लेकिन जब थ्योरी हमने अच्छी पढ़ी है तो न्यूमेरिकल भी अच्छे होने चाहिए। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो जब हम एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं तब जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी अगर क्वेश्चन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो आपका लेवल बूस्ट करता है और हमें अपना लेवल बूस्ट करना है, और जब बूस्ट करना है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज इतने टफ नहीं है, आसान है, बस आप देखते जाइए किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए, अगर बात करें इसमें तो हम एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने वाले हैं 5.24, ये हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि फिगर 5.17, फोटो आपको दिख रही होगी। बोल रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.04 kg सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस मोशन। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू consecutive impulses respectively by the body? What is the magnitude of each impulse? What is the magnitude of each impulse? ज़रा इसे ध्यान से समझिएगा। अगर फोटो आपने देख ली है तो हम एक ही की बात करेंगे, क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं, सब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिया गया है, ये आपका x है यानी पोजीशन, और ये आपका टाइम है यानी कि सेकेंड। हम एक की केवल बात करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से। यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, यहाँ पे 4 सेकेंड दे रखा है, ये 0 है, ये आपका पोजीशन दे रखा है आपका 2, और ये है आपका सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। इसी में बात करते हैं हम इम्पल्स की। ठीक है, अब देखिए फ़ोटो के हिसाब से क्या चीज़ें हैं ज़रा उसको समझिए। जैसे आप सपोज़ कर लीजिए ये फ़ोटो कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए कि आप ऐसे भी मान सकते थे, हम जो तरीका बता रहे हैं आप ऐसे भी मान लीजिए, या आप इसको मान लीजिए। चलिए ठीक है, कुछ ऐसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिएगा। ये ग्राउंड है, मान लीजिए कि इसको आप किसी हाइट से ऐसे छोड़ रहे हैं। जब छोड़ रहे हैं तो धीरे 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 देखिए, छोड़ेंगे जब तो मान लीजिए कि ये 0 था, अपन मान लीजिए ये 0 था पोजीशन। तो जब अगर ये पोजीशन 0 था तो 0 से इसकी पोजीशन धीरे 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 बढ़ती गई और यहाँ तक आ गई। वही बात हो रही है कि धीरे धीरे इसकी पोजीशन क्या हो गई है? बढ़ी है, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 2 सेंटीमीटर तक। तो पोजीशन तो बढ़ी, ये पोजीशन कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद क्या हो रहा है? धीरे धीरे फिर से उसकी पोजीशन अपने ओरिजिन की तरफ यानी कि 0 की तरफ मूव कर रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है। तो जब इससे ये टकराया तो फिर से ऊपर जा रहा है, और जाते 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 फिर से यहीं तक आ रहा है। ये कुछ ऐसा है, जस्ट आपके समझने के लिए। ठीक है, जस्ट आपके समझने के लिए। या इसे आप कुछ ऐसे भी मान सकते हैं, आप ऐसे भी मान सकते हैं इसको, अगर इस तरीके से समझना चाहें तो। ग्राउंड था, ग्राउंड से आप एक बॉल फेंक रहे हैं। जब आप फेंक रहे हैं बॉल तो इसकी पोजीशन देखिए धीरे 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 वाई डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बढ़ते 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 ये मैक्सिमम चला जाता है 2 सेंटीमीटर तक। मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 2 सेंटीमीटर तक। और जब यहाँ पर पहुँचता है तो टाइम कितना हो जाता है? 2 सेकेंड। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या है? 2 सेकेंड। देखिए पीछे वाले से ये ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। अब आगे की बात सुनिए।
फिर से क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ये जो पार्टिकल है ये फिर से नीचे की तरफ आना शुरू किया, मतलब जहाँ से अगर यहाँ से चला था तो फिर से यहाँ पे आना शुरू कर दिया, धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। तो पोजीशन फिर से क्या हो गई, ज़ीरो। लेकिन टाइम कितना लगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगेन पहुँचने में, पोजीशन फिर से ज़ीरो होने में वो जो टाइम लगा है फिर से कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है। ठीक है, हमसे इम्पल्स की बात कर रहा है। अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स क्या होता, सॉरी, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम इसी चीज़ को मान के चलते हैं। अब समझिए, हम बात करें अगर मोमेंटम के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए तो v क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ये होता है। हम बात करेंगे यहाँ से t इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 सेकेंड तक। कहाँ से, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो देखिए 0 से लेके, जब 0 पे थे तो पोजीशन क्या थी, 0, और जब 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ पे पोजीशन कहाँ पहुँच गई है, यहाँ तक। तो हम बोलेंगे कि पोजीशन की बात करें तो जब टाइम 0 था तो पोजीशन 0 थी, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ है तो उस पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर हो गई है। कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे v की बात करते हैं तो चेंज इन पोजीशन। जब अब यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि जो डेल x है, डेल x तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसको आप x2 मान सकते हैं और इसको x1 मान सकते हैं। तो x2 माइनस x1 इसको लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0। तो 2 माइनस 0 का मतलब आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया पोजीशन 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे अब डेल टी की बात करते हैं, मतलब टाइम की। तो T2 माइनस T1 कुछ ऐसा। T2 ये आप T2 बोल दीजिए इसको, और इसको आप बोलेंगे T1। तो अब बात हो रही है T2 माइनस T1 यानी कि 2 माइनस 0। तो 2 माइनस 0 मतलब कितना, 2 सेकेंड, ये आ गया। अब इसे देखिए, आपके पास डेल x की जो वैल्यू आ गई है 2 × 10 की पावर -2 आ गई है, और टाइम आपका 2 सेकेंड आ गया है, यहाँ पुट करिए तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2 अपॉन में 2 सेकेंड, ये आ गया। अब ये कट करेंगे तो ये गया, कितना गया, 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो उसके पास स्पीड कितनी आ गई है, 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये बात ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये वेलोसिटी आ गई। अगर मोमेंटम की बात करें तो ज़रा मोमेंटम को समझिएगा। मोमेंटम को समझने से पहले हम ये चीज़ समझ लें। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम की। तो ज़रा इसे ध्यान से समझिएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब P इनिशियल और P फाइनल। तो पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद फिर यहाँ तक आया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर P इनिशियल की हम बात करते हैं, P इनिशियल की बात करते हैं, और ऊपर की तरफ मतलब जब पोजीशन बढ़ रही है उससे पॉजिटिव ले लें तो घटने वालों को क्या लेंगे, निगेटिव लेना पड़ेगा। P इनिशियल की बात करें तो P इनिशियल का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मास की बात करें तो मास अपने को दे रखा है 0.04 kg, यानी m की वैल्यू 0.04 kg है। तो मास की बात करें तो ये आ गया है 0.04, और वेलोसिटी की बात करें तो 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 ये आ गया है।
तो P इनिशियल की जो वैल्यू आई है वो 0.04 इंटू 10⁻², ये आ गई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ज़रा इसे ध्यान से समझिए, आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। हम बात कर रहे थे 0 से लेके 2 सेकेंड तक। 2 सेकेंड में जो इसके पास मोमेंटम आया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 सेकेंड में जो पार्टिकल का मोमेंटम है वो इतना है। ठीक है, अब हम फाइनली की बात करते हैं, मतलब 2 से 4 की बात करते हैं। कहाँ से? 2 से 4 की बात करते हैं। अब 2 से 4 में बात हो रही है, तो अब उसको समझिए ज़रा। पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक फेंके थे, यहाँ से यहाँ तक फेंके थे, इसे पॉजिटिव मान लीजिए। ऊपर वाले को क्या मानेंगे? पॉजिटिव, मतलब नीचे से ऊपर पॉजिटिव। अब पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है? 2 मीटर तक तो पहुँच गया है, अब वो नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में। मतलब जब पार्टिकल 2 सेकेंड पर था, यानी 2 सेकेंड बाद पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। लेकिन 4 सेकेंड पे पार्टिकल फिर से कहाँ आ गया? नीचे, यहाँ तक। तो वही बात कर रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो पार्टिकल की पोजीशन थी वो कितनी थी? तो पार्टिकल की पोजीशन 2 थी। तो पार्टिकल की पोजीशन 2 थी, लेकिन t इक्वल्स टू जब 4 सेकेंड हुआ है तो वो पोजीशन घट के कितना आ गया है? ये इस पे आ गया है, मतलब 0। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई है? 0, ये आ गई है। अब ज़रा समझिए, इसको आप मान लीजिए T1 और इसको मान लीजिए आप T2। ठीक है, इसको आप मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2। अगर हम इसकी बात करेंगे तो डेल टी की बात की जाए, डेल टी का मतलब T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है? 4। T1 की वैल्यू कितनी है? 2। आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, अब डेल x की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 की बात होगी, इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी ले लिया? 0। x1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान से इसे समझिएगा। अपने को P इनिशियल चाहिए था, P इनिशियल अपने को मिल गया है, कोई नहीं, अब ज़रूरत किसी की नहीं है। ठीक है, हाँ, बस इसी चीज़ की ज़रूरत है। ये हम सारी चीज़ें इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, ये इरेज कर दें और ये भी इरेज कर दें। ठीक है, हाँ, सब ये हटा दे रहे हैं। देखिए ये आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। चेंज इन पोजीशन, यानी डेल x की वैल्यू -2 है, -2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 10⁻² अपॉन टाइम की बात करें तो टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो -10⁻² मीटर पर सेकेंड ये आ गया, ये स्पीड आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब ये सब चीज़ें आ गई हैं तो अब हम बात करेंगे पी फाइनल की। किसकी बात करेंगे? पी फाइनल की। पी फाइनल का मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है? 0.04 kg, 0.04। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी है? 10⁻²। तो माइनस में है 10⁻², ये आ गया। अब मल्टीप्लाई की जाए तो -0.04 इंटू 10⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा। सॉरी, इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए, जब ये सारी चीज़ें आ गई तो अपने सब इम्पल्स पूछा है। क्या पूछा है? इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम बात करें अब इम्पल्स की, तो इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ज़रा इस चीज़ को अब समझिए। तो अब चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है डेल पी, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, अच्छा, पी फाइनल की वैल्यू कितनी है? -0.04 इंटू 10⁻² माइनस
पी इनिशियल की वैल्यू क्या है, ये और ये पॉजिटिव में है, डायरेक्ट पुट करेंगे 0.04 इंटू 10⁻², ये आ गया। अब जब इसे जोड़ा जाएगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, 0.04 ये भी है, तो ये आ जाएगा माइनस। अब ये 10⁻² कॉमन ले सकते हैं आप, कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 0.04 प्लस 0.04, ये आ जाएगा 0.08 के बराबर। तो इससे आप लिख सकते हैं -0.08 इंटू 10⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स आ गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करता तो क्या करते, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता तो यहाँ पे मॉड लगा देते, तो 0.08 इंटू 10⁻², ये मॉड में होता, मॉड का मतलब क्या करेगा, ये माइनस को प्लस बना देगा, यानी 0.08 इंटू 10⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर कभी मैग्नीट्यूड आपसे पूछता है तो ये होगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछता है, साइन के साथ अगर ऑप्शन दिया है तो ये होगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया इम्पल्स। तो अब ध्यान से फिर से समझिए, यहाँ से बोल रहा था कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉडी। तो ये देखिए, दो कॉन्सिक्यूटिव क्या बोल रहा है, टू कॉन्सिक्यूटिव इम्पल्स, हाँ जी, दो कॉन्सिक्यूटिव इम्पल्स। अगर हम बात करें कि इम्पल्स की, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक इम्पल्स मिला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा इम्पल्स मिला, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से 4, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा। तो टाइम इंटरवल की बात करें तो इसका और इसका दो के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो 8 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, 8 सेकेंड। लेकिन अगर इम्पल्स की बात कर रहा है तो इम्पल्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ज़रा इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा था और आप ज़रूर एक आध दो बार ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए फिर से। देखिए, ग्राफ था तो ग्राफ देख के डरना नहीं था, ये एक ही से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए क्या बोल रहा है, फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second का स्क्वायर। What is the net force on the man? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे की बात कर रहे हैं, बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये फोटो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे ये है, ठीक, कुछ ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है, ये एक बेल्ट है। ठीक है, मतलब ये एक बेल्ट है, कुछ ऐसे है। ठीक है, इस पे एक आदमी ऐसे खड़ा है। ठीक है, मतलब ये शूज़ है इसके, और ये आदमी इस पे खड़ा है। अब आगे क्या बोल रहा है, हाँ जी, इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि जो आदमी है उसका मास दे रखा है 65 kg, मतलब इस आदमी का जो मास है वो 65 kg ये गिवन है। ठीक है, अब आगे ये जो बेल्ट है ये रफ है और इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.2। अच्छा, दो पार्ट इसमें है। पहले पार्ट की बात कर रहा है कि जो बेल्ट है वो, ये बेल्ट क्या हो रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। अच्छा देखिए, आदमी जब बेल्ट के ऊपर खड़ा है ना, तो बेल्ट जितने से एक्सेलरेट करेगा आदमी भी उतने ही से आगे मूव करेगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स की बात कर रहा है, बोल रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो F = ma। इस आदमी के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, उसके मास और एक्सेलरेशन, मतलब इस बेल्ट का जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही बेल्ट, तो उतना ही एक्सेलरेशन इस मैन का भी होगा।
तो बेल्ट का एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो फिर आदमी का एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इस आदमी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ma लगेगा। F इक्वस टू एम की वैल्यू 65, ए की वैल्यू 1, तो F की वैल्यू आ गई 65 न्यूटन के बराबर। बात समझ में आ गई? मतलब इस सॉरी इस आदमी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 65 न्यूटन के बराबर लगेगा। एक क्वेश्चन हो गया। आगे बोल रहा है ये कि इस आदमी का जो जूता है और ये बेल्ट है, इनके बीच जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू 0.2 है। हमसे ये बोल रहा है कि इस बेल्ट को कितना तेजी से एक्सेलरेट करा सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा था कि हाँ, मतलब इसे कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस बेल्ट को कि आदमी इसके ऊपर रेस्ट में रहे, मतलब इसके साथ ही चले। इसे कितना एक्सेलरेट करा सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेट कराने की बात है कि इसको कितना एक्सेलरेट कराएं। हाँ, बेल्ट को कितना एक्सेलरेट करा सकते हैं कि इसके ऊपर ये खड़ा रहे। तो देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये मान लीजिए शूज़ है, ठीक है। अगर बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ सॉरी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ये Fs, क्योंकि इसको रेस्ट में रखना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस बेल्ट को कितना तेजी से चलाया जाए, मतलब आगे की तरफ कितना इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाए कि यह रेस्ट में ही रहे। अच्छा, आगे की तरफ एक्सेलरेशन अगर लगता है तो मतलब इस आदमी के ऊपर आगे की तरफ क्या होगा, मतलब हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन अगर इस बेल्ट को आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन से चलाएंगे तो इस आदमी के ऊपर आगे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, F लगेगा। फ्रिक्शन के कारण शूज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अगर आदमी को इस आदमी को इसके ऊपर रेस्ट में रखना है तो आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस आदमी का, अब टोटल बनाते हैं तो केवल जूता था, ठीक है। अब ये टोटल, इसका वेट कितना था, इसका मास कितना था 65 kg। तो नीचे की तरफ जो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इसकी वैल्यू आएगी 65G, यानी 65 इंटू 10, यानी ये 650 न्यूटन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम Fs की बात करें तो Fs की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एन। और आपको पता है कि जो Fg है और म्यू एन है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा, Fg। तो n और Fg तो आपस में बराबर होंगे, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650। तो ये 650 न्यूटन आ गया नॉर्मल फोर्स। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो म्यू की वैल्यू 0.2 है और ये कितना आ गया 65, मतलब 650। तो Fs की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखिए 2 0, 2 5 10, 2 6 12 13, इतना आ गया, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि जो Fs की वैल्यू है वो आ गई है कितनी, 130 न्यूटन के बराबर, ये आ गया है। अच्छा इस आदमी के ऊपर आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, F, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मास और एक्सेलरेशन। बेल्ट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ A है, आदमी का मास कितना है, M है। तो इज इक्वल्स टू M की वैल्यू कितनी है, 65, और A हमें बताना है, A हमें बताना है, ठीक है। हमने बोला कि अगर इसको रेस्ट पर रखना है, अगर आदमी को रेस्ट पर रखना है तो आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगे। Fs की वैल्यू कितनी है, 130। अच्छा, चाहो तो ना लिखो, चाहो तो ना लिखो, चाहो तो क्या लिख सकते थे वो भी देख लो आप। तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है, ये हम हटाते हैं। अच्छा, म्यू तो म्यू ठीक है, n की वैल्यू कितनी होती है, mg, कितनी होती है, mg।
तो m की वैल्यू कितनी है 65 और g की वैल्यू आप 10 रख दो, ऐसा ही बस रख दो, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर सकते हो, तो म्यू इंटू 65 इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू एफ क्या होगा एम ए, एम कितना है 65, ए की वैल्यू ए, 65 से 65 कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू 0.2 था इंटू 10 इज इक्वल्स टू ए बना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 2। यानी हम बोलेंगे कि इसको जो हम एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि ये आदमी रेस्ट पे रहेगा, आदमी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 25 नंबर का। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप ज़रूर इसे देखिएगा, ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, फिर से करने की कोशिश करिएगा और 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, थोड़ा मौसम लग रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है। हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे आगे की। और आगे आपका, हाँ आगे आपका अब है यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन आप 26 नंबर का क्वेश्चन सर्कुलर मोशन है, तो हम बात करेंगे 27 नंबर की। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg राइजेस विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, the crew and the passenger weight 300 kg, give the magnitude and direction of the फर्स्ट की बात कर रहा है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। थर्ड बोल रहा है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। अब ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल आप समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए, चलिए ये हेलीकॉप्टर है, मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर के अंदर आदमी बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ एक तो क्रू है और दूसरा क्या है आपका पैसेंजर, और सबका मतलब कुछ पैसेंजर हैं, फिर क्रू हैं, सबको मिला के इनका जो मास आ रहा है वो 300 kg आ रहा है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर का जो मास दे रखा है, मास ऑफ हेलीकॉप्टर इज इक्वल्स टू 1000 kg ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से आप समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक चीज़ और बोल रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, और वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है कितने से 15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ये है, हमसे ये बोल रहा है फर्स्ट में ना कि फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स। जो ये फ्लोर होगा ना, किसका, हेलीकॉप्टर का फ्लोर, हम इसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आदमी, पैसेंजर और क्रू सबको ऐसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि ये लोग जो हैं वो इसके ऊपर, इस फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, इस फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। ये जो केस आप देख रहे हैं ये लिफ्ट टाइप का केस है, या लिफ्ट वाला केस है, आप ये समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इनका मास कितना दे रखा है सबका मिला के 300 kg। अच्छा, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, तो हम बोलेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ये हेलीकॉप्टर नहीं है एक्चुअल में, ये तो क्रू है और पैसेंजर हैं, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये जा रहा है कितने से 15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो फ्लोर है ना, इस फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा इनके थ्रू। अब समझिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो 300 G नीचे की तरफ होगा,
अगर ये हेलीकॉप्टर की सरफेस है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, हम यहाँ पे बोलने वाले हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, हम ये बोलेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये बोलेंगे। अच्छा, एफ नेट का मतलब n माइनस 300 जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3000, जी की वैल्यू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे n माइनस 3000 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 300, इंटू एक्सेलरेशन कितना है, कितने से ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है 15 से, ये हो गया। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, पहले इनको, जो इनका मास mh है, इनके मास को m मान लीजिए। तो अभी नॉर्मल वे में सॉल्व करिए, ठीक है। नीचे की तरफ अभी ये ऐसे रखिए, नीचे की तरफ कितना लगेगा, इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है, स्मॉल m, तो नीचे की तरफ लगेगा mg, तो n माइनस एम जी, तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एम ए, ये आ गया। हमें एक्चुअल में n की वैल्यू बतानी है कि ये फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे ये लोग, यही तो हमें निकालना है। और ये कैसे पता चलता था, नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो एम जी प्लस एम ए आएगा, हाँ ये आएगा, m कॉमन आ जाएगा, g की वैल्यू 10 होती है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ये आ गया। m की वैल्यू कितनी है, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं 300, m की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 इंटू 15 और 10 25 आ जाएगा, कितना आएगा 25, ये आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो 7500 न्यूटन आएगा, कितना आएगा 7500 न्यूटन, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला था हमसे, गिव द डायरेक्शन, बोला है कि फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो देखिए ये क्या होगा कि इतना फोर्स लगाएंगे, ये जो पैसेंजर और क्रू हैं ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगाएंगे और किधर की तरफ लगाएंगे, डाउनवर्ड, तो आप बोलेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। तो फर्स्ट आप तो समझ गए कि फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा और क्या आएगा, हो गया। चलिए आगे हमसे क्या बोल रहा है सेकंड में कि एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग। अब बोल रहा है यहाँ पे कि एक्शन, मतलब ये बोल रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो सराउंडिंग के ऊपर कितना प्रेशर या कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, रोटर की बात कर रहा है। मतलब जो पंखा है ना, वो पंखा सराउंडिंग एयर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा और ये ऊपर जाएगा, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम इसको अब हटाते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ तो समझ गए, अब हम इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए, अब पूरे की बात हो रही है, मतलब इस हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, तो इसको हम हटाते हैं। अब ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे ये पूरे हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसका मास कितना होगा, 1000 तो ये होगा और 300 ये होगा, मतलब टोटल मास कितना हो जाएगा 1300 किलोग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है। टोटल तो इसको आप मान लीजिए MT, टोटल मास, ऐसा मान लीजिए ये 1300 किलोग्राम है। अब देखिए बात है कि ये ऊपर कितने से जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, ये जा रहा है। अगर बात करें इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg यानी कि 1300 g ये लगेगा नीचे की तरफ, और ये क्या है fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दे रखा है। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये कितना फोर्स एयर के ऊपर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि ये जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, हम ये बोलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में हमें बात किसकी करनी थी, तो बात करनी थी यहाँ पे, तो आप एक तरीके से मानिए कि अब समझिएगा इसको ज़रा, कि अगर पंखा
एयर के ऊपर फोर्स लगाएगा तो एयर भी पंखे के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो हम मान लेते हैं कि जो एयर है वो पंखे के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और कितना लगा रही है, एन। कितना लगा रही है, एन। तो एन मान लीजिए या आर मान लीजिए, रिएक्शन फोर्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, रिएक्शन फोर्स। कौन लगाएगा, एयर लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा, हेलीकॉप्टर का जो रोटर है उसके ऊपर, किधर, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब समझिए, तो हम बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ कितना लग रहा है एयर के द्वारा, आर। क्या लग रहा है, आर। तो अब हम बात करेंगे कि आर माइनस एफ जी, एफ नेट का मतलब आर माइनस एफ जी इक्वल्स टू एम ए। तो आर माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू एम ए, ये है। आर की वैल्यू हमें बतानी है, तो ये आ जाएगा एम ए प्लस एफ जी, ये आ जाएगा। और एफ जी की वैल्यू क्या है, एम जी के बराबर। एफ जी की वैल्यू क्या है, इसको आप यही तो बोलेंगे कि एम जी के बराबर है, या वैल्यू पुट कर दीजिए। एम की वैल्यू कितनी है, 1300। तो यहाँ पे 1300 इंटू ए की वैल्यू कितनी आपकी है, 15। अरे ए की वैल्यू कितनी है, 15। ये प्लस एफ जी का मतलब 1300 इंटू 10, जी का मतलब 10, ये आ गया। 1300 कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, 15 प्लस 10 कितना, 25। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 पचे 65, ये 2 जीरो तो कॉपी कर लीजिए। 13 पचे 65, 6 13 दूनी 26 और 26 6 32, 26 6 32, इतना आ जाएगा। 32500 आएगा, 32500 इतना न्यूटन लगेगा, और यही होगा आपका रिएक्शन। मतलब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो रिएक्शन फोर्स लगने वाला है उस पंखी के ऊपर, यानी रोटर के ऊपर, वो इतना लगेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा यहाँ पे है कि एक्शन ऑफ द रोटर, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, ऑन द सराउंडिंग एयर। तो देखिए ये क्या है, ये जो है एयर इसके ऊपर फोर्स लगा रही है रोटर के ऊपर, कितना, इतना, किधर को, ऊपर की तरफ। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन है। तो जो ये रोटर है, रोटर भी एयर के ऊपर यानी सराउंडिंग एयर के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगी, और उसी को क्या बोला जाएगा, एक्शन। तो एक्शन फोर्स की अगर बात करें तो रोटर एयर के ऊपर जो एक्शन फोर्स लगाएगा वो इतना लगाएगा, और ये होगा 32500 न्यूटन के बराबर। ठीक है, इसे आप एक बार समझिए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये आप चीज़ समझ गए कि आर की वैल्यू आई है। आर क्या आया है यहाँ पे, कि जो सराउंडिंग था वो उस हेलीकॉप्टर यानी रोटर के ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसके कारण वो रोटर यानी कि वो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझिएगा। अब हम थोड़ा आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, आप इसे देखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, कि अभी आपने देखा कि जैसे ये हेलीकॉप्टर था। ठीक है, अगर इसके अंदर जो ये व्हील लगे हुए हैं, पहिए, सॉरी, ये पंखे लगे हुए हैं, इसके रोटर लगा हुआ है, ये ऐसे अगर घूमता है तो ये ऊपर उठता है। और ऊपर की क्यों उठता है, क्योंकि एयर जो होती है ये एयर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। ये जो रोटर है एयर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये तो एक्शन, एयर की बात करें तो एयर के ऊपर इसने क्या किया, एक्शन किया। तो एयर क्या करती है, इसके ऊपर, इस रोटर के ऊपर भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिसे बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो अब जो पंखा हुआ, पंखा वो एयर के ऊपर एक्शन लगाता है, और जो एयर हुई, एयर इस रोटर के ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाता है। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें सेम होती है, दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका था कि जी लगेगा नीचे की तरफ, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसा है दिया गया है। तो ये किसके कारण ऊपर जा रहा है, तो ये आर के कारण ऊपर जा रहा है, यानी कि जो एयर है वो उस रोटर के ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, किधर को, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया, ठीक है। अगर एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं होती है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर ज़रूरत होती है। ऊपर जा रहा है तो यानी कि आर की वैल्यू ज़्यादा होगा, एफ जी की वैल्यू कम, तो आर माइनस एफ जी इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा, आर इक्वल्स टू एम ए प्लस एफ जी होगा, ठीक है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन, तो आर की वैल्यू तो ये आ गई है, यानी कि एयर जो है वो उस रोटर के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, कितना, इतना न्यूटन। तो आप इस चीज़ को जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि जितना एक्शन लगता है उतना रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन लग गया तो वो रोटर भी एयर के ऊपर नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एक्शन, वो भी कितना लगाएगा, इतना ही लगाएगा, ठीक है। तो अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी का जो आंसर होगा वो यही होगा। बात समझ में आ गई। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन था, इसे भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए सॉरी, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद 28 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा, 28 नंबर का क्वेश्चन भी अपने आप में एक दमदार क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप देखें और अच्छे से देखें, अच्छे से समझें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व मतलब आपको पहले से कराया गया होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा ना अपने आप से भी दिमाग लगाना होता है, चीज़ों को समझना होता है, और ये चीज़ें हमें लगता है कभी कभी समझ में नहीं आती है जब तक कोई आपको समझाए ना, ठीक है। चलिए सॉरी, हम बात करते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की। अब 28 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ज़रा उससे समझिए। यहाँ पे ये बोल रहा है 28 नंबर में कि अ स्ट्रीम of water flowing horizontal with a speed of 15 meter per second guesses out of a tube of cross section area 10 की पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर and hits a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water assuming it does not rebound? ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे एक पाइप है, ठीक है, ये है, और इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन, ये एरिया की बात कर रहा है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ये एरिया 10 की पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और अपने से क्या बोल रहा है कि इसमें जो वाटर है वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ये वाटर है, ये आ रहा है, और जो वाटर की जो स्पीड दे रखी है वो स्पीड आपको दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वाटर जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से इस पाइप से के थ्रू आ रहा है, ठीक है। आगे एक वॉल है, आगे एक वॉल है, इस तरीके से बोल रहा है कि जो ये वाटर है ना, जब ये निकलेगा इससे तो ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर। ये हमारा आंसर मतलब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। हम बात करेंगे यहाँ पे पर सेकेंड के हिसाब से, किसके हिसाब से बात करेंगे, पर सेकेंड के हिसाब से बात करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, अगर हमें निकालना है फोर्स तो अपने को एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा है, अपने को क्या दे रखा है, वेलोसिटी, तो इसी के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो थोड़ा आप समझिएगा, जैसे अगर बात करें वॉल्यूम की, अच्छा चलिए सबसे पहले बात करते हैं मास की, क्योंकि अगर फोर्स निकालना है तो मास तो ज़रूरी होगा।
मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम में क्या आता है, एरिया इनटू लेंथ आती है, एरिया इनटू लेंथ आती है। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ये दे रखा है, और लेंथ की बात करें तो लेंथ प्रोवाइड करता है वेलोसिटी, ये लेंथ की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका एरिया, एरिया देखिए क्या दे रखा है, 10⁻², तो 10⁻²। अगर लेंथ की बात करें तो ये 15, तो ये 15 मीटर पर, सॉरी हाँ, लेंथ के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे। देखिए ये हम आपको बता रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, ये आ जाएगा 15 × 10⁻²। अब वॉल्यूम है तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, तो ये तो आ गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, पर सेकेंड की बात हो रही है, वॉल्यूम कितना है पर सेकेंड, मतलब इतना पर सेकेंड वॉल्यूम ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है। अब हम बात करेंगे मास, तो यहाँ से हम बात करेंगे मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड, कि इस पाइप से जो पानी का मास निकल रहा है वो पर सेकेंड कितना निकल रहा है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हम पानी के डेंसिटी की बात करें, अगर हम पानी की डेंसिटी की बात करें तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर का क्यूब होता है। ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। ये बात समझ में आई, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर का क्यूब ये हो गया। मास पर सेकेंड की बात करें तो ये 15 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 150 किलोग्राम पर सेकेंड। तो जो मास यहाँ से निकलेगा वो इतना निकलेगा पर सेकेंड, ये आ गया। अब देखिए हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स होता क्या है, तो अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें तो हमें पता है कि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। मतलब आप डेल P/डेल T से लिख सकते हैं। ठीक है, डेल P/डेल T आप लिख सकते हैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं P/T। अब यहाँ से समझिए P की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है 150। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी किधर गया, तो वेलोसिटी यहाँ है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो आपका मोमेंटम आएगा ना इतना पर सेकेंड आएगा, यानी कि इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा, ये आपका मोमेंटम आ गया। ठीक है, अच्छा पर सेकेंड की बात हो रही है तो ये आपका आ गया। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 15 में तो ये आएगा 225, इतना 2250 ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो P के जगह क्या रखेंगे, P की जगह रखेंगे आप 2250 अपॉन T के जगह 1 का मतलब 1 सेकेंड, यानी हर सेकेंड की बात कर रहा है कि हर सेकेंड इसको कितना फोर्स महसूस होगा, तो ये फोर्स आ गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2250 न्यूटन के बराबर। मतलब ये जो वॉल है ना, इस वॉल के ऊपर जो पानी का फोर्स लगेगा, यानी पानी जो फोर्स लगाएगी वो पर सेकेंड इतना न्यूटन फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, और बाय द वे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब आप इसको गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, और इससे आप ज़रूर समझें, बेहतर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए
28 के बाद अब हम बात करेंगे 29 नंबर की, और 29 नंबर का क्वेश्चन भी इजी है, आप समझ सकते हैं आसानी से, इजी है, बेहतर है। चलिए 5 पॉइंट अपन बात करेंगे 29 की, 5.29 इसकी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है ज़रा उसको देखिए। बोल रहा है कि यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन को, यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि 10 1 रुपीज़ कॉइन्स आर पुट ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर क्या 10 कॉइन रखी गई है, एक के ऊपर एक। ईच कॉइन हैज़ अ मास m, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए बी सी 3 क्वेश्चन गिवन है, इसमें 3 पार्ट है। बोल रहा है कि द फोर्स ऑन द 7th कॉइन कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, कनेक्टेड फ्रॉम द काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से हम काउंट कर रहे हैं, ड्यू टू ऑल कॉइन ऑन इट्स टॉप। बोल रहा है बी में कि द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। सी बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से समझिए। हमसे 10 कॉइन के बारे में बात कर रहा है कि 10 कॉइन हमारे पास है, तो 10 कॉइन का मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये दूसरा कॉइन, ये तीसरा कॉइन आइडेंटिकल है, वो थोड़ा बन जाए तो माइंड मत करिएगा। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर किसी का मास क्या है, इक्वल। बोल रहा है कि नीचे से आपको काउंट करना है और 7 तक जाना है पहले। अच्छा, हर किसी का मास कितना दे रखा है, m। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको नीचे से काउंट करना है और 7वें तक जाना है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि 7th वाले के बारे में बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, हमें इसके बारे में बताना होगा। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि द फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू ऑल द कॉइन ऑन इट्स टॉप। इसके ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं, इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो बताइए। अच्छा, आपको पता है कि इसके ऊपर अदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप, क्वेश्चन को करने के लिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर 1 2 3 मास है, यानी कि 3m है। क्या है, 3m है, ये है। ठीक है, अब ये चौथा क्वाइन जो है ऊपर से 4th क्वाइन, ये मान लीजिए उसका ये सरफेस है। ठीक है, अब वही बोल रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये 4th क्वाइन है, ऐसे रखिए, उसके ऊपर 3 क्वाइंस हैं, तो अगर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो 3mg के बराबर होगा। तो आप ये बोलेंगे कि जो ये 7th नंबर का कॉइन है नीचे से, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 3mg लगेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए इसी में बात कर रहा है बी की, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। बोल रहा है कि अच्छा, नीचे से 8th नंबर का ये कॉइन है, बोल रहा है कि इस कॉइन के कारण इस कॉइन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस कॉइन के ऊपर, तो इस कॉइन के ऊपर कितने कॉइन है, 2 कॉइन है। तो पहली बात कि इस कॉइन के ऊपर बोल रहा है कि इसके कारण इसके ऊपर, तो अगर इसके कारण की बात की जाए ना, तो इसके ऊपर भी अभी 2 है, यानी कि ओवरऑल कितने हैं, 3 हैं।
तो कोई मतलब यहाँ निकल के आएगा नहीं। आपको ये समझना होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये दोनों लगाएंगे। किधर को लगाएंगे? नीचे की तरफ। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 8th कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर 2 कॉइन और हैं, उनका मास कितना होगा? 2m। तो अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें तो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है कि ये दोनों अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, अगर कितना लगाएंगे? ये इसके ऊपर लगाएंगे 2mg, नीचे की तरफ कितना लगाएंगे? 2mg। तो ये भी इनके ऊपर की तरफ लगाएगा 2mg। कितना लगाएगा? 2mg। तो अगर हम ऊपर वाले की बात करें, ऊपर दो जो हैं उनके ऊपर बात करें, तो रिएक्शन फोर्स जो लगेगा ये आपका क्या हो गया? एक्शन। तो ये इसके ऊपर लगाएंगे रिएक्शन, और ये भी कितना होगा? 2mg के बराबर। और ये दोनों बाय द वे बराबर भी होते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वाले कॉइन के बारे में। इस वाले कॉइन के बारे में बात करें कि ये कॉइन इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा ये कॉइन इसके ऊपर। तो इसकी बात कर रहे हैं, और नीचे वाले की बात कर रहे हैं, और ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ये इसके ऊपर कितना लगाएगा? तो देखिए, एक तो इसकी बात करें तो इसका मास कितना है? m, तो ये लगाएगा mg, ठीक है। लेकिन और अगर बात की जाए कि इसके ऊपर क्या और भी फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर और भी फोर्स लग रहे हैं क्या? तो बिल्कुल लग रहे हैं। और कितने फोर्स और लग रहे हैं? 2mg। तो अगर ये इनके ऊपर की तरफ रिएक्शन दे रहा है 2mg, तो ये भी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्शन देंगे कितना? 2mg। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक और लग रहा है 2mg। तो अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर जितना ओवरऑल फोर्स लग रहा है वो सारा फोर्स इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसके ऊपर ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है, तो आप देख रहे हैं 3mg के बराबर लग रहा है। देखिए, ये एक जस्ट समझाने का तरीका था, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते थे कि इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो ऊपर से 2mg, फिर इसका खुद का कितना है? mg, और इसके ऊपर लगने की बात हो रही है, तो ये लगाए या तीनों मिल के लगाएं, बात एक ही है। क्योंकि अगर ये अकेले लगा रहा है तो अकेले नहीं लगाएगा, उसके ऊपर और भी 2 हैं, मतलब तीनों मिल के लगाएंगे। और जब तीनों मिल के इसके ऊपर लगाएंगे तो फोर्स कितना लगेगा? 3mg के बराबर, ठीक है। एक और इसी के अंदर है, थर्ड बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। बोल रहा है यहाँ से कि देखो 1 2 3 4 5 6, बोल रहा है कि ये जो है इसके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा, कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये बोल रहा है। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, हम सी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम इस छठे की बात इसकी बात कर रहे हैं, ये इसके ऊपर कितना रिएक्शन लगाएगा। तो हम छठवें वाले की बात करें तो छठवें वाले पे सबसे पहले एक्शन देखेंगे। तो ये अब 4 मिलके इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये 4 मिलके इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब एक्शन कितना लगाएंगे? एक्शन। तो ये आएगा 4mg के बराबर, 4mg के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो ये चारों 1 2 3 4, ये 4 मिलके इसके ऊपर लगाएंगे 4mg नीचे की तरफ, 4mg नीचे की तरफ। तो जो ये छठा वाला है ना, वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो अब ये जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ये जो लगाएगा वो 4mg के बराबर ही लगाएगा। ये किस कैसे? एक्शन और रिएक्शन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ऐसा होगा कि अगर ये वाली सरफेस
ये वाली सरफेस इसके ऊपर एक्शन कर रही है 4 mg, तो ये वाली सरफेस भी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी कितना, उतना ही, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आएगा 4 mg। देखिए इतना टफ नहीं क्वेश्चन है, ये बस समझने के लिए था। ठीक है, अगर बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा, और फिर भी ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 32 जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 30 और 31 की बात करें तो ये सर्कुलर मोशन है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं करने वाले हैं अपन करेंगे अब 32। और 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज रेज्ड बाई अ 50 kg मैन इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 5.19। What is the action on the floor by the man in the 2 cases if the floor yield to a normal force of 700 Newton? Which method should be the main adopt to lift the block without floor yielding? बात ये कर रहा है ना कि जैसे आप देख रहे हैं कि 2 फ्लोर की बात कर रहा है, मतलब 2 केस दिया गया है। एक केस आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक आदमी है। ठीक है, और ये आदमी क्या कर रहा है कि ऐसे इसके हाथ में एक रस्सी है, रस्सी के थ्रू किसी ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, किसी ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है। एक दूसरा आदमी है जो थोड़ा क्या पूरा इंटेलिजेंट है, और ये क्या कर रहा है कि ये एक पुली के थ्रू किसी रस्सी को खींच रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे। ठीक है, ये पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वही ब्लॉक है ये। अब यहाँ से बोल रहा है ना कि जैसे जो फ्लोर है जिस पे वो खड़ा है वो टूटने के चांस है उसके, वो मैक्सिमम यहाँ पे जो झेल सकता है फोर्स को वो 700 न्यूटन झेल सकता है। ठीक है, ये जो फ्लोर है वो 700 न्यूटन झेल सकता है। तो ये बताइए कि ये ज़्यादा बेहतर मतलब बढ़िया केस है या ये बेहतर केस है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कौन सा केस बेहतर है, कौन सा केस सक्सेसफुल होगा और कौन नहीं होगा। ये आपका दे रखा है 25 kg, ये आपका 25 kg ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा इस आदमी का जो वेट है वो 50 kg, सॉरी मास है 50 kg है, ये है 50 kg। अब ज़रा समझिएगा कि दोनों में से आपका कौन सा केस बेहतर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मली बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की, क्योंकि जो फ्लोर है फ्लोर के ऊपर ये आदमी क्या करेगा एक्शन, और ये क्या करेगा रिएक्शन। कुल मिला के नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो पहले इसका केस बनाते हैं, फिर इसका FBD अलग अलग बनाएंगे। चलिए इसमें बनाते हैं। रस्सी में टेंशन की बात करें तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ T, इधर से टेंशन नीचे की तरफ T, ये होगा। ठीक है, तो चलिए इसका बना ले पहले 25 kg का। तो जब आप 25 kg का FBD बनाएंगे तो नीचे की तरफ कितना आएगा 25 G, ये आएगा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है टेंशन, देखिए T ये लगेगा। ठीक है इतना। अच्छा कोई कहीं जा नहीं रहा है, कोई किधरों मूव नहीं कर रहा है, बस वो हैंग किए पड़ा है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें इस मैन की, तो मैन का मास कितना है 50 kg है। अच्छा इसकी अगर बात की जाए तो 50 kg है, तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 50 G। ठीक है, अच्छा जिस सरफेस के ऊपर खड़ा है ये सरफेस ऊपर की तरफ लगाएगी नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एक बात और समझिएगा, ये जो रस्सी है, रस्सी को किसने पकड़ा है आदमी ने, तो रस्सी में जो टेंशन है वो किधर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा।
वो नीचे की तरफ लगेगा टेंशन T, ठीक है, ये होगा। अच्छा यहाँ से देखिए T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25G, यानी कि T की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 10, यानी कि 250 न्यूटन के बराबर ये आ जाएगा T की वैल्यू। इसकी बात करें तो ये भी किधरों मूव नहीं कर रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो N इज इक्वल्स टू T प्लस 50G आएगा। अरे नीचे की तरफ दो फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स। N इज इक्वल्स टू T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू आप देखिए 250, आप यहाँ पे पुट करिए 250 प्लस 50 इंटू जी, तो 50 इंटू 10, ये देखिए आ जाएगा 500, ये 250 इज इक्वल्स टू N। N की वैल्यू कितनी आ गई, 750 न्यूटन के बराबर आ गया, ये आ गया। इस केस में ये पता चल रहा है कि जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है, मतलब इस आदमी के ऊपर जो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है 750 के बराबर। यानी कि अगर हम नीचे लगने वाले फोर्स की बात करें तो नीचे लगने वाला फोर्स भी कितना है, 750 न्यूटन के बराबर। क्या ये जो फ्लोर है ये फ्लोर झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम झेल कितना सकता था, 700 न्यूटन, लेकिन जब हम ये केस ले रहे हैं तो हम झेला कितना रहे, मतलब जो नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है वो 750 लगने वाला है, मतलब ये फ्लोर टूट जाएगा। फ्लोर क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब ये सुटेबल केस नहीं है। आते हैं इसके ऊपर, इसका एफबीडी अगर बनाया जाए तो ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, इससे अवे टेंशन T, यहाँ पे नीचे की तरफ टेंशन T, आदमी के हाथ से ऊपर की तरफ टेंशन T, ये आपको पता है। इसका एफबीडी अगर बनाया जाए, मतलब हम बना रहे हैं 25 kg का, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 25G यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ क्या है टेंशन यानी T है, इतना ठीक है। अब हम इस आदमी की बात कर रहे हैं, ये 50 kg है। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके एफबीडी को आप देखिए, आदमी का मास कितना है 50, तो ये 50G ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ बात करें तो एक फोर्स तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स, लेकिन देखिए एक टेंशन भी है जो ऊपर की तरफ, इसके एरो की तरफ ऊपर की तरफ, मतलब टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो T इज इक्वल टू 25G, यानी T की वैल्यू आएगी 25 इंटू 10, यानी ये आएगा 250 न्यूटन के बराबर, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई, 250 न्यूटन के बराबर आ गई। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए N प्लस T इज इक्वल टू आ जाएगा 50G, G की वैल्यू 10, ये आ जाएगा। N इज इक्वल टू 500, ये बनेगा, T इधर जाएगा तो माइनस, और T की वैल्यू कितनी है 250, तो ये आ जाएगा 250, यानी N की वैल्यू इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 250 न्यूटन, ये बन गया। तो जो यहाँ पे इस फ्लोर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगने वाला है, कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ N, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 न्यूटन, तो नीचे भी जो फोर्स लगेगा वो भी तो 250 न्यूटन लगेगा। तो जब 250 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये फ्लोर टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये झेल कितना सकता है 700 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये आपका एक सुटेबल केस है, ठीक है। जरा इसको एक बार देखिए, चलिए उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अपन अब क्या करते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं इसके आगे, आपका 33 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। और उसमें अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने को नहीं करना है, 4 क्वेश्चन और करने हैं, 33, 34, 35 और 36, ये क्वेश्चन करने हैं।
लेकिन हाँ ये देखिए, ये चारों के चारों क्वेश्चन बड़े दमदार टाइप के हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। चलिए, थैंक यू।